बीजेपी को रोक पाएंगे, वो नहीं रोक पाए। आज फिर आपके दरमियान में आ रहे और कह रहे कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोक पाएंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है बीजेपी को रोकना। अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो ये जो पीडीएम बना है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान है, ये बीजेपी को और संघ परिवार को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। हम आपसे वादा भी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पीडीएम बना है, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ इस पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इसको और लेकर आके जाएंगे। तो आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि समाजवादी तो नाम लेती है सामाजिक न्याय का, मगर जब सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव करते हैं तो कभी उनकी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूंगी और उन्होंने कहा कि पीडीएम में एम का मतलब मुसलमान होगा। और आज आप देखते हैं कि जिस बेबाकी के साथ वो इस काज को लेकर आगे बढ़ रही है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और हमारी भी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में सही मानों में पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले, दलितों को उनका हिस्सा मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, अगर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है तो यहाँ पर पिछड़े समाज को, हर एक को उनका हक मिलना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं समाजवादी पार्टी के दिल फरेब बातों को सुनकर। मगर चुनाव हो जाता है, उसके बाद अखिलेश यादव को किसी की फिक्र नहीं होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, ये पार्लियामेंट का चुनाव भारत की तारीख का एक बहुत अहम और बड़ा ही नाजुक पार्लियामेंट का चुनाव है। आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके सामने हमारे भाई नरेंद्र सरोज है, ये कैंडिडेट है, इनका इंतखाबी निशान सिंबल एनवलप है। आप उनका वोट, अपना वोट इस्तेमाल करिए, उनको कामयाब करिए। दूसरी जानिब बीजेपी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को, नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज रोजगार नहीं दे पाते हैं और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब तीसरे मरहले की मतदान हो चुका, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की आवाम के दरमियान में आकर कहा था कि मोदी आपसे वादा कर रहा है कि जितने चुट्टा जानवर फिर रहे, मोदी उनको उसका इंतजाम करेगा। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला ये तमाम के तमाम जो जानवर जो रोडों पर फिरते हैं, किसानों की खेत खा लेते हैं, और जब वो गरीब किसान जाकर उनसे पूछता है कि भैया हमारे खेत को नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है बाबा और योगी ने आपको 500 रुपए का इनाम दिया है, ये 500 रुपए रख लीजिए। आप बताइए, रात में खेत में जानवर घुस जाते हैं, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि मोदी आपको वादा कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री तो आराम से दिल्ली में अपने महल में आराम कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश का गरीब और किसान परेशान है इन चुट्टा जानवरों से। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। मोदी जी, कभी किसी गरीब के घर में आप चले जाइए, 1 या 2 गैस का सिलेंडर के बाद
वो गरीब परिवार गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, उनके पास उतने पैसे नहीं है, वही लकड़ियों पर खाना पकता है, वही धुआं निकलता है हमारी बहनों के लिए। फिर तीसरा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए। अरे कहां दिए आप बताओ ना हमको। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मुद्रा लोन के लिए और ये गैस के सिलेंडर की स्कीम के लिए मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, मगर कभी इसका जवाब नहीं आता है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आपको देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कर्मी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे, सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए, सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोले प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एलविट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी, तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? बताओ उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यकसा सिविल कोड यूसीसी बनाया, वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, गवाह नहीं होंगे,
और दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बताओ नरेंद्र मोदी, आप यूसीसी की मिसालें देते हैं, 1400 करोड़ टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? भारत के प्रधानमंत्री एक और झूठ बोलते हैं, पूरे देश में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ा समाज से लेकर। नहीं नरेंद्र मोदी, आपने गलती की। हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 कहकर आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहिब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? तालीम में और रोजगार में। अब ये 10% में न दलित जा सकता है, इस 10% में न अदर बैकवर्ड क्लास के पिछड़ा लोग जा सकते हैं, और ये 10% सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए मोदी ने किया। बताओ नरेंद्र मोदी, जो आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुम 27% या 50% में अपना खेल खेलो, और जो इस देश के 10% हिस्सा है, 20% हिस्सा है, नरेंद्र मोदी उनको 10% हिस्सा दे रहे हैं। बोलो मोदी, किसका रिजर्वेशन आप छीन रहे हैं? आप दलितों का हिस्सा मार रहे हैं, बैकवर्ड क्लास का हिस्सा मोदी मार कर देना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है, वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरी भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया, तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी, पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो, किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, 130-133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? ये देश, भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आप तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी, भारत को कमजोर करने का काम मत करो, झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी,
तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आज कब तक पिछड़ा, दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में? जब कभी भी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे आखिर क्यों? आप 10 साल में आपने कितने नौकरी दिए बताओ? बताओ तुमने कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया? बताओ तुमने महंगाई कितनी कम की? 400 पार बोलते हैं, आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। मोदी को अमित शाह की कोई फिक्र नहीं है। ये एक एक बात आप सुन लो उनकी, कि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दिखाने को, मगर सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। मगर याद रखिए, अगर पिछड़ा, दलित और मुसलमान को इंसाफ अगर मिलेगा तो पीडीएम के जरिए से मिलेगा। हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप उनका साथ दीजिए। ये हमारे दुश्मन, जो सियासी दुश्मन है, वो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी बी टीम है। मेरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते और आकर हमको गाली देते हैं। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला। और हमारे, सुनिए, हमारे लिए मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए। अमित शाह 2 मरतबा आ गए। अमित शाह साहब इतना पुकार पुकार कर कह रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, कहीं कुछ हो ना जाए उनको। मगर बहरहाल मेरे भाई, आज आपसे एक ही गुजारिश है कि एक नई शुरुआत करिए, एक नया इनकलाब लिखिए। याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा, दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा? कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल अगर यकसा सिविल कोड का बिल आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अखिलेश की पार्टी वाले कुछ बोलेंगे? अगर कल कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेगा, तो क्या भैया उठ के कुछ बोलेंगे? भैया तो सिर्फ यही बोलते हैं कि दरी बिछाओ और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। मेरे भाई, जिस शख्स के परिवार के लोग पूरे भाजपा में चले गए, उनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में चले गई, हर जगह से उनके रिश्तेदार बीजेपी में चले जाते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट एनवलप के निशान पर लगाइए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मंच पर उपस्थित अपना दल AIMIM प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बहुजन आर्मी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, समर्थकों का, मानने वालों का, आप सभी कौशाम्बी के कोने से आए अपने चाहने वालों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों का, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आगे न खड़े हो जी। ऐसे लोकसभा कौशाम्बी के प्रत्याशी नरेश सरोज के साथ साथ आप सभी का बारंबार धन्यवाद है।
किसान की आय दुगनी करेंगे। ऐ मेरे लोगों, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ऐ मेरे देश के लोगों, हर घर में 15-15 लाख पहुंचेगा। ऐ मेरे लोगों, हर घर में शिक्षा और दवाई पहुंचेगी। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तब देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद आपने सरकार बनाई तो 2000 में दोबारा आके मेरी बातें समझा करके फिर लुटेरे सरकार बना ले गए। अब 2024 में आ रहे हैं और आपने देखा होगा 4 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब तक किसी मंच पर इन्होंने अपनी पुरानी देश की परिभाषा को नहीं दोहराया। आज ये बोलते हैं कि हमने 4 मंजिला एम्स की इमारतें बना दी। अरे जनाब, हमको मुर्दा इमारतों की नहीं, जिंदा अस्पतालों की जरूरत है। लाइन बना दी, स्मार्ट सिटी बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए। तो जनाब, अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया है तो आप ये भी बता देते कि हम और आप जो यहाँ उपस्थित है और दूर दराज से मेरी बात सुन रहे हैं, जब हमारी जेब में आना कौड़ी पाई नहीं रह गई है, टुकड़िया साइकिल मोटरसाइकिल नहीं रह गई है, तो एक्सप्रेस वे पे कौन चलेगा? सांड और बिजार। मैं आपसे कहने आई हूँ कि विकास की परिभाषा परिवर्तित मत करिए, क्योंकि आपने इस देश में लोगों को धोखा दिया है। आपने उनकी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को छीन करके उनकी असमत को, उनकी हिस्सेदारी को, उनके हक और अधिकार को खत्म किया है। अब आइए जरा दूसरी तरफ भूल जाते हैं, थाली में दूसरा बट्टा भी तो बैठा है, उसकी बात भी तो करेंगे। भारतीय राजनीति में थाली में बैठे हुए चक्के की बात तो करी, अब बट्टे की बात करें। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और हम लड़ाई संविधान बचाने की कर रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आप पिछड़ा दलित मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछती हूँ, ये कहाँ थे पिछड़ा दलित मुसलमान को बचाने वाले जब पिछड़ा लखनऊ की धरती पर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में छात्र कूटा जा रहा था, तब कहाँ थे? पिछड़े समाज की जमीन, उनके खेत, इलाहाबाद और बनारस जहाँ से इनकी सत्ता चलती है, वहाँ पर प्रशासन हथिया रहा था लाठी के दम पे, तब ये पिछड़ों की राजनीति करने वाले कहाँ थे? ये कहते हैं ये दलितों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, तो जवाब है कि जब इसी कौशाम्बी में दिन दलित एक परिवार की गोली से गिरा दिए गए थे, तब ये अपने इसी कमरों में सोए हुए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए यहाँ पर उनका साथ देने के लिए? और तो और ये तब कहाँ थे जब किसी 75 साल की आजादी वाले देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई थी और दलित की राजनीति करने वाले ये लोग एसी कमरों में बंद। आगे बढ़ो। अब कहते हैं कि हम मुसलमान की राजनीति आगे ना कर पाएंगे, मुसलमान के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अरे जनाब, आपने खोली और सच्चाई देखिए, आप मुसलमान के लिए नहीं बल्कि 100% रूप से ये मुसलमान वो कौम है देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 41,000 का साथ दे रही है और पूरी मुस्तैदी से अपनी जिंदगी का हक अधिकार खड़ी हुई है। लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो आप मुसलमान का माँ भी नहीं बोलते, आपकी जबान लटक जाती है और पैंट ढीली हो जाती है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि अगर
मुसलमानों का साथ देते हैं। ये मुसलमानों का साथ देते हैं तो भूल गए कौशाम्बी के उस बेटे को जिसने मुसलमान होते हुए अपनी अरबों खरबों की अपने नाम पर लिखी हुई जमीन इनको अपना अच्छा चलाने के लिए दे दी, ये उसको भी भूल गए। अरे एहसान फरामोश है, ये क्या आपके लिए लड़ेंगे? और तो और ये भी बता दूं कि मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना, मुसलमान इनकी साथ खड़ा होता है ना, तो कल आप लोगों ने सब लोगों ने इसी जनपद कौशाम्बी में उनका मंच देखा होगा। क्या उनके मंच पे लगे हुए बैनर पे जिनको हम मानते हैं, आप सब मानते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब की क्या 1 मिलीमीटर की फोटो भी दिखाई दी थी? सबको एहसास हो जाए कि नरेंद्र कुमार का चुनाव निशान जो ईवीएम मशीन पे नंबर 4 पर दिखाई देगा लिफाफा, वो आप सबका शुभ संदेश लेकर के वो लिफाफा कौशाम्बी। आपको पता यहाँ जितने लोग खड़े हैं और जिनके सरकारी दस्तावेजों पे पिछड़ा दलित मुसलमान लिखा है, ये की लड़ाई। हमें लोगों को ये बताना है कि हमारा काम कि दूसरों के लिए दरी बिछाना नहीं और भैया के नाम जवानी कुर्बान करना। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सबसे पहले हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस देश का मजबूत समाज है, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हम इस देश के ढांचे का एक नींव का पत्थर और खंभा है हम, तो इस देश के शिक्षा में, सदन में, रोजगार में, कमाई में, पढ़ाई में, खेत खलिहान में, यहाँ तक कि इस देश के खजाने में हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए और इस देश में अपना सम्मान। आपको पता है आज इस देश में कवायद किस चीज की? आज इस देश में कवायद है इस बात की, एक नई आवाज की, एक नई यलगार की, और वो यलगार, वो नई आवाज कुछ देर में आपके बीच में पहुंचेगी। वो आवाज जो देश की राजनीति में ये स्थापित कर सके कि देश की राजनीति में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को बचाने की नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। हमारी राजनीति अगर सत्ता में ले जाने की है तो हमारी राजनीति हमको धोखा देने पर पटकनी देने की भी है। इस बात को हमें पुख्ता रूप से स्थापित करना होगा कि आरएसएस ने जो एक धारणा लोगों के बीच में बना रखी है कि हमारे देश में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी मुगल बादशाह आए, आज का वर्तमान इस देश में रहने वाला मुसलमान उनका ध्वजवाहक है, तो इस धारणा को तोड़ना होगा और उनके दिमागों में अपनी धारणा बैठानी होगी कि उन आक्रमणकारी मुगल बादशाहों से हमारी नाते रिश्तेदारी दोस्ती पहचान सिर्फ नहीं थी जो इस देश से हिंदुओं की है, हमारी कुछ अलग से नहीं थी। हम इस देश से है, हमने इस देश में कुर्बानियां दी हैं और इस देश की हर चीज पर हमारी जाति के अनुपात में हिस्सेदारी है। नहीं आराम से दोगे तो छीन लेंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ, प्रदीप भाई तो इस देश के लोगों को 5 किलो राशन देने की लाइन में लगा करके खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अगर 5 किलो राशन दे तो 50 किलो ले लेना, 50 किलो दे तो 1 कुंटल ले लेना। ऊपर बैठा है, राशन हमारे
आपके साथ हैं? क्या वो आपकी दुश्वारियों में आपके साथ हैं? क्या आपके ऊपर उठने वाली आग और आपके ऊपर उठने वाले हथियार में वो आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं है, बल्कि जैसे ही एक सीबीआई की नोटिस मिलती है वो अपने अपनों के साथ नहीं होते, वो आपके साथ क्या करेंगे? मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये युद्ध बहुत बड़ा है और इस युद्ध में हर किसी को अपनी हिस्सेदारी देनी है। लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे मैं उसका चेला हूँ, मैं इसकी चेली हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं किसी की चेला चाटी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूँ, एक शेर की औलाद हूँ। ना झुकूंगी और ना पीछे हटूंगी। अगर आप लोगों का पूरा साथ सहयोग मिला तो मेरा तो ये संकल्प है कि इस आंदोलन को और तेज धार देकर के पूरे देश में फैलाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 20 तारीख को आप हम सब लोगों को वो खुशी देंगे, समाज को वो इज्जत वो सम्मान से नवाजेंगे कि जैसे एक बार सिराथू का इतिहास बदला था, कौशाम्बी का इतिहास भी बदलेगा। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि आप सब लोग ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है और उससे ज्यादा ये लड़ाई इस बात की है कि कल हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने इस उदाहरण को रखना है कि जब तमाम सियासी ताकतें हम लोगों का सर कुचल रही थी, उस दिन हम लोग वो लोग थे तो अपना झंडा लेकर के, विचारधारा लेकर के उनके सामने खड़े होकर के लड़ रहे थे, तलवार भी चला रहे थे और धार भी लगा रहे थे। ये उदाहरण हम लोगों को पेश करना होगा और ये बताना होगा कि हम लोग ये 5 किलो राशन में हमारा 5 किलो भविष्य ले रहे हैं और हमको 2000 रुपए करके अपनी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर 2000 दे तो 2000 रख लो, अगर 20,000 दे तो 20,000 रख लो, क्योंकि ये इनकी टकसाल में छपा हुआ पैसा नहीं है, ये आप जो हमारी जेब से नोटबंदी के बाद निकाला हुआ पैसा है और हम सबको पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। 2014 में हमको बेवकूफ बना के निकाला था हमारा वोट। 2017 नोटबंदी की और 19 में पहला फुसला के निकाला हमारी जेब का एक नोट। और अगर 2024 में धोखेबाज मक्कार मीर जाफर के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लमोट और नंगे हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया। ये चट्टे बट्टे बोल रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई, जब संविधान में लिखी हुई एक एक बात के चीथड़े उड़ा रहे हैं। संविधान इस देश में जब लागू हुआ तो संविधान की सबसे पहली बात यह थी कि संविधान ने इस देश में रह रही तमाम राजा रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये स्थापित कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब अगर इस देश का राजा MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से पैदा होगा तो इस देश की आम जनता के वोट से आम आदमी का बेटा राजा बनेगा। और ये कहते हैं कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्षों से जो मठाधीश बैठा है, वो जो राजा बना बैठा है समाज का, आज उसका बेटा आपके बीच में चुनाव लड़ने क्यों आ रहा है? मैं आपको कहने आई हूँ कि ये संविधान को बचाएंगे ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ना इनकी सोच में संविधान है, ना इनकी नियत